आज की टेक्नोलॉजी पुराने जमाने के मुकाबले इतनी ज्यादा बदल गई है कि कभी कभी तो हैरत होती है कि हम कितनी दूर आ गए हैं, आपके स्मार्टफोन से लेकर आपके कमरे में लगे स्मार्ट टीवी तक। आइए देखते हैं। डेटा स्टोरेज। अपनी कीमती फोटोज और मैसेजेस को किसी ऑनलाइन ड्राइव में अपलोड कर देने का ऑप्शन हमारे पास हमेशा से नहीं हुआ करता था। डेटा स्टोरेज की शुरुआत हुई 18वीं सदी में, जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जैकर्ड लूम जैसी मशीनों के लिए इंस्ट्रक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए पंच कार्ड इस्तेमाल किए जाने लगे। मशीन में डेटा इनपुट करने के लिए पेपर के इन कार्ड्स पे होल पंच करके उन्हें एक कार्ड रीडर में फीड किया जाता था, जो कार्ड्स के सीक्वेंस को डिजिटल इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देता है। प्रत्येक कॉलम के ये पंच किए हुए होल बाइनरी कोड में संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं और कार्ड्स को सही क्रम में लगाकर पूरे के पूरे प्रोग्राम लिखे जा सकते हैं। 1960 का दशक आते आते पंच कार्ड्स का इस्तेमाल काफी कम हो गया था और 1956 में आईबीएम ने अपनी पहली हार्ड ड्राइव IBM मॉडल 350 लॉन्च की। 24 इंची की 50 स्टोरेज डिस्क से लैस 1 टन से ज्यादा वजन वाली हार्ड ड्राइव केवल 3.75 MB डेटा ही स्टोर कर पाती थी। IBM इसे इस्तेमाल करने वाली कंपनी से महीने का $3200 किराया लेती थी, यानी महंगाई के हिसाब से एडजस्ट करने पर $30,260 प्रति माह। करीब एक दशक बाद फ्लॉपी डिस्क नाम की एक नई स्टोरेज डिवाइस ने इस भारी भरकम मशीन को बाजार से बाहर कर दिया। देखने में बेहद पतली और लचीली फ्लॉपी डिस्क का 8 इंच वाला वर्जन 1971 में लॉन्च हुआ और कुछ समय बाद इसके 5.25 इंच और 3.5 इंच वाले वर्जन भी लॉन्च किए गए। फ्लॉपी डिस्क पर डेटा स्टोर करने और उसे रीड करने के लिए फ्लॉपी ड्राइव इस्तेमाल की जाती थी। 8 इंच वाली फ्लॉपी ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी 80 KB हुआ करती थी, यानी 4 MB का कोई सिंपल सा गाना स्टोर करने के लिए ऐसी 50 डिस्क की जरूरत पड़ती थी। 1986 में IBM ने 3.5 इंच वाली फ्लॉपी लॉन्च की, जिसमें 1.44 मेगाबाइट डेटा स्टोर किया जा सकता था। करीब एक दशक के बाद 1999 में सैनडिस्क, तोशिबा और मात्सुशिता जैसी कंपनीज ने SD मेमोरी कार्ड लॉन्च किया, जो साइज में बहुत ही छोटा हुआ करता था और सन 2000 में लोगों का सामना हुआ पहली थंब ड्राइव या पेन ड्राइव का, जिसमें 8 MB की कैपेसिटी हुआ करती थी। आज की पेन ड्राइव में सैकड़ों GB डेटा स्टोर किया जा सकता है। वहीं माइक्रो USB की बात करें तो सुई जैसी पतली ये पेन ड्राइव आपकी उंगली से भी छोटी होती है और इसमें 1 TB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। ये मेमोरी इतनी ज्यादा है कि इसमें 40 घंटे तक की 40K वीडियो स्टोर की जा सकती हैं। अंदाजे के लिए बता दें कि इतना डेटा स्टोर करने के लिए 2,66,000 IBM 350 की जरूरत पड़ेगी। आजकल ज्यादातर लोग अपना डेटा स्टोर करने के लिए क्लाउड प्रेफर करते हैं। क्लाउड की शुरुआत 2007 में हुई थी और आज इस पर 1 एक्साबाइट या कुल 100 करोड़ GB से भी ज्यादा डेटा अपलोड हो चुका है। मूर्ख लोग कहते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की क्षमता और रफ्तार हर 2 साल पर दोगुनी हो जाती है। सो स्टोरेज के क्षेत्र में आगे चलकर हमें न जाने कौन सी नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाए। मोबाइल फोन। आज के जमाने में मोबाइल फोन कोई शौक नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है। पर क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फोन्स का इतिहास बहुत ही छोटा और नया है? अप्रैल 1973 में मोटरोला में काम करने वाले शोधकर्ता मार्टिन कूपर ने दुनिया की पहली सेल्यूलर कॉल के जरिए जमाने को बता दिया कि मोटरोला मोबाइल फोन बनाने की रेस जीत चुकी है। मार्टिन की ये सिंगल लाइन डिस्प्ले वाली डिवाइस का वजन 2.5 पाउंड था और उसकी लंबाई 23 सेंटीमीटर थी। इसकी बैटरी को फुल चार्ज करने में पूरे 10 घंटे लगते थे, जिसके बाद इससे 30 मिनट तक बात की जा सकती थी। 21 सितंबर 1983 को दुनिया का पहला कमर्शियल मोबाइल फोन मोटोरोला डायना TAC 8000X लॉन्च हुआ, पर अपने महंगे दाम के चलते अभी भी आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर था। उस समय इस डिवाइस की कीमत $4000 या आज के हिसाब से $10,300 हुआ करती थी और फोन के मुकाबले 4-5 गुना ज्यादा भारी बैटरी को फुल चार्ज करने पर भी केवल 20 मिनट ही बात हो पाती थी। 1992 आते आते मोबाइल फोन सिर्फ बिजनेस वालों या अमीर लोगों की चीज नहीं रह गया, बल्कि आम लोगों के हाथों में भी पहुंचने लगा। इस बदलाव के तहत बाजार में सबसे पहले कदम रखने वाला फोन था नोकिया 1011। ये बेहतरीन हैंडसेट बहुत ही सक्सेसफुल रहा और इसे बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर किया गया। इस सेट ने आगे चलकर आज तक के सबसे मशहूर मोबाइल फोन नोकिया 3310 के लिए भी रास्ता तैयार किया। 3310 में 99 फोन नंबर सेव किए जा सकते थे और इसमें SMS भेजने की सुविधा भी उपलब्ध थी। सन 2000 में लॉन्च होने के बाद इस सेट ने धूम मचा दी, जिसके चलते नोकिया मोबाइल फोन मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। 2007 में स्टीव जॉब्स ने अपनी टीम के साथ मिलकर सबसे पहला आईफोन लॉन्च किया, जिसमें 3.5 इंच की स्क्रीन, 8 घंटे का टॉक टाइम और बहुत से इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन समेत कई नए फीचर्स भी मौजूद थे।
आज बाजार में 150 से ज्यादा मोबाइल फोन निर्माता मौजूद हैं, पर फिर भी कुछ नया करने के मामले में एप्पल आज भी सबसे ज्यादा आगे है। उदाहरण के लिए हाल ही में लॉन्च होने वाला आईफोन 11 को ले लीजिए, जिसमें 6.1 इंच की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले स्क्रीन के साथ साथ 256 GB स्टोरेज भी है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन सब फीचर्स के बावजूद आईफोन 11 का वजन मात्र 0.4 पाउंड ही है। रीडिंग को हमेशा से ही एक अच्छी आदत माना जाता है, जो हमारा ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ हमें दुनिया को देखने के अलग अलग नजरियों से भी वाकिफ कराती है। लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजीज आने के बाद से रीडिंग से जुड़ा बहुत कुछ अब बदल चुका है। पहले किसी टॉपिक पर पुख्ता जानकारी हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका होता था उससे जुड़ी किसी किताब को उठाकर पहले पन्ने से लेकर आखिरी बटन तक चाट डालना। पर आज घर घर में लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट और ई रीडर जैसी डिवाइसेस ने किताबों की जगह ले ली है। 1997 में इंक ई नाम की एक कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक पेपर की एक क्रांतिकारी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दुनिया में लॉन्च की। इलेक्ट्रॉनिक पेपर किसी आम पेपर के टुकड़े की तरह लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वो भी बिना बैकलाइट वाली स्क्रीन पर यह आइडिया लोगों को कुछ खास नहीं भाया। फिर 2004 में अमेज़न के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस ने दुनिया का सबसे बेहतरीन ई रीडर बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया और इसी के साथ रीडिंग की दुनिया में क्रांति मचा देने की रेस शुरू हो गई। इलेक्ट्रॉनिक पेपर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में सबसे आगे रहने वाली कंपनी थी सोनी, जिसने 2004 और 2006 में लिब्रिए और सोनी रीडर नाम के 2 ई रीडर लॉन्च किए। पर 2007 में अमेज़न द्वारा किंडल का पहला वर्जन लॉन्च किए जाने तक ई रीडर का कॉन्सेप्ट लोगों के बीच में ज्यादा कामयाब नहीं रहा। अमेज़न किंडल 6 इंच की स्क्रीन वाली एक कॉम्पैक्ट डिवाइस थी जिसमें 250 MB की मेमोरी हुआ करती थी, जिसमें लगभग 200 किताबें आराम से सेव हो सकती थी। लोगों ने किंडल रीडर को इतना पसंद किया कि लॉन्च के 5.5 घंटे के भीतर अमेज़न की साइट पर इसका पूरा का पूरा स्टॉक ही खत्म हो गया। 2015 में ई मार्केटर द्वारा किए गए एक आकलन की माने तो अमेरिका में करीब 8.5 करोड़ लोग किताबें पढ़ने के लिए ई रीडर का इस्तेमाल करते हैं और अमेरिका और ब्रिटेन में किताबों की पब्लिशिंग से होने वाली आमदनी का आधे से ज्यादा हिस्सा केवल ई बुक्स की बिक्री से आता है। हाल ही में अमेज़न द्वारा किंडल का पेपर व्हाइट वर्जन लॉन्च किया गया, जिसकी 8 GB मेमोरी में 2000 के लगभग किताबें सेव की जा सकती हैं। इतनी किताबों को अगर पेपर फॉर्म में खरीदा जाए तो आपकी कार आधे से ज्यादा भर जाएगी। इस लिहाज से देखा जाए तो ई रीडर टेक्नोलॉजी किताबों के अनंत भंडार को आपकी हथेली पर लाकर रख देती है। कंप्यूटर ना होते तो स्मार्टफोन समेत आज की बहुत सी टेक्नोलॉजीज का भी कोई वजूद ना होता, पर कंप्यूटर के क्षेत्र में यहाँ तक पहुंचने का रास्ता काफी लंबा रहा। 1880 में अमेरिका में जनगणना के आंकड़ों के आकलन के लिए पंच कार्ड इस्तेमाल किए जाने लगे, क्योंकि बढ़ी हुई जनसंख्या को केवल इंसानों द्वारा गिनने में कई साल लग जाते थे। बावजूद इसके कंप्यूटर का असली पूर्वज तो चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन का प्रोटोटाइप ही माना जाएगा। स्टीम से चलने वाला ये एनालिटिकल इंजन भले ही पूरी तरह से फंक्शनल ना हो पाया हो, पर इसने मैकेनिकल कंप्यूटिंग से निकलकर जनरल कंप्यूटिंग के युग की शुरुआत की। आगे चलकर लगभग एक सदी बाद 1941 में जर्मन वैज्ञानिक कॉनरेड ज्यूस ने दुनिया का पहला जनरल पर्पस Z3 कंप्यूटर विकसित किया। एरोप्लेन्स की डिजाइनिंग में मदद करने के लिए बनाए गए इस कंप्यूटर का वजन 1 टन था और स्टोरेज के लिए यह भी पंच कार्ड्स पर ही निर्भर था। ये कंप्यूटर केवल बेसिक मैथमेटिकल टास्क ही कर पाता था, वो भी 5 से 10 हर्ट्ज की टॉप स्पीड पर। मास मार्केट के लिए बनाया गया दुनिया का पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर था प्रोग्रामा 101, जिसे 1964 में पब्लिक के सामने लाया गया था। 65 पाउंड वजन वाली इस डिवाइस ने कंप्यूटर को बहुत ही छोटा पोर्टेबल बना दिया। उस वक्त प्रोग्रामा 101 की कीमत $32,000 यानी आज के हिसाब से करीब $26,550 हुआ करती थी। पर इस कंप्यूटर में केवल 240 बाइट की मेमोरी हुआ करती थी, जो किसी आईफोन फोटो के साइज के मुकाबले केवल 0.0006% ही थी। 1976 में एप्पल ने अपना पहला कंप्यूटर एप्पल 1 लॉन्च किया, जो दिखने में किसी सर्किट बोर्ड की तरह लगता था और यूजर्स को कीबोर्ड और मॉनिटर जैसे पार्ट्स अलग से खरीदने पड़ते थे। लॉन्च के वक्त इस कंप्यूटर की कीमत $666.66 या महंगाई के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद $3,013 के लगभग थी। एप्पल 1 में 4 KB की स्टोरेज कैपेसिटी और 1 मेगाहर्ट्ज स्पीड वाला 6502 CPU था, जो एप्पल के लेटेस्ट मैक प्रो की 4.4 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसिंग स्पीड के मुकाबले
4400 गुना कम है। इस सिस्टम में 1.5 टेराबाइट की जबरदस्त स्टोरेज है, जो 8 इंच वाली 1,87,50,000 फ्लॉपी डिस्क की टोटल स्टोरेज के बराबर है। पर इन तमाम खूबियों के बावजूद मैक प्रो को आधुनिक दुनिया का सबसे बेहतरीन कंप्यूटर कहना गलत होगा। इस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है IBM का समिट OLCF, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 250 पेटाबाइट है, जो 2.5 लाख टेराबाइट या 25 करोड़ जीबी के बराबर होती है। इस कंप्यूटर की रफ्तार इतनी तेज है कि इसे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड्स या फ्लॉप्स में नापा जाता है, और अपनी चरम क्षमता पे समिट 200 पेटाफ्लॉप्स की रफ्तार पे काम करता है। ये प्रोसेसिंग पावर इतनी ज्यादा है कि एक जेनोमिक एनालिसिस के दौरान समिट ने एक्सा ऑप या 1 लाख मिलियन ऑपरेशन प्रति सेकंड्स की रफ्तार प्राप्त की थी। लैपटॉप। जब डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल ऑफिसेज वगैरह में आम हो गया, तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने कंप्यूटर को और भी छोटा पोर्टेबल बनाने की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। दुनिया का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर था ऑसबोर्न 1, जो एडम ऑसबोर्न नाम के डिजाइनर द्वारा 1981 में विकसित किया गया था। ऑसबोर्न 1 आकार में किसी सिलाई मशीन जैसा दिखता था और इसका वजन लगभग 24 पाउंड हुआ करता था। किसी सूटकेस की तरह खींची जा सकने वाली इस डिवाइस में 5 इंच की स्क्रीन, 5.25 इंच वाली 2 फ्लॉपी ड्राइव और 4 मेगाहर्ट्ज का एक सिंपल सा CPU जुड़ा हुआ था। लॉन्च के वक्त इसकी कीमत $1795 या आज के हिसाब से $5080 हुआ करती थी। 1986 में IBM ने सही मायनों में दुनिया का पहला लैपटॉप लॉन्च किया, जो उस वक्त के हिसाब से $2000 या आज के $4700 की कीमत का हुआ करता था। PC कन्वर्टेबल नाम के इस कंप्यूटर में 256 KB की स्टोरेज के साथ 4.77 मेगाहर्ट्ज का एक CPU था, और सबसे खास बात थी, इस मॉडल को बैटरी से भी चलाया जा सकता है। फिर 1989 में एप्पल ने अपने मैकिंटोश पोर्टेबल के साथ लैपटॉप मार्केट में एंट्री मारी। ये मॉडल 40 MB के हार्ड ड्राइव और 16 मेगाहर्ट्ज के CPU से लैस था, पर इसे एप्पल के आज तक के सबसे खराब प्रोडक्ट्स में शुमार किया जाता है। 16 पाउंड वजन वाला ये लैपटॉप न सिर्फ पुराने हो चुके IBM PC कन्वर्टेबल के मुकाबले 3 पाउंड ज्यादा भारी था, बल्कि इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा थी। लॉन्च के वक्त $750 कीमत वाला ये कंप्यूटर आज के हिसाब से $13,500 में बिकता, और इसमें 6 MB साइज वाली सिर्फ कुछ स्टैंडर्ड फोटोज ही सेव करने जितनी स्टोरेज कैपेसिटी थी। पर शुक्र है 1991 में मैकिंटोश पावरफुल 100 रिलीज हुआ, जो पिछले मॉडल से कहीं ज्यादा बेहतर था। नए मॉडल में 16 मेगाहर्ट्ज का नया और बेहतर CPU, 40 MB की एक्सपेंडेबल हार्ड ड्राइव और सिर्फ 5.1 पाउंड का हल्का फुल्का वजन था। इन खूबियों के बावजूद ये लैपटॉप आज के आधुनिक लैपटॉप्स के मुकाबले कुछ भी नहीं है। 2019 में $2399 की कीमत पर रिलीज होने वाले एप्पल मैकबुक प्रो में 16 इंच की स्क्रीन और 8 GB स्टोरेज कैपेसिटी है, जो कि एप्पल के सबसे पहले लैपटॉप के मुकाबले 1 लाख गुना ज्यादा है। ये कंप्यूटर 2.4 गीगाहर्ट्ज रफ्तार वाली एक स्पेशल 8 कोर प्रोसेसर के सहारे काम करता है, जो एप्पल की मैकिंटोश पावरबुक 100 के मुकाबले 240 गुना ज्यादा पावरफुल है। कैलकुलेटर। आज के जमाने में कुछ भी कैलकुलेट करना हो, जेब से फोन निकालो, झट से काम हो जाता है, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। पुराने जमाने में सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए भी बड़ी बड़ी मशीनों का सहारा लेना पड़ता था। 1820 में थॉमस डी कॉल्मर ने अरिथमोमीटर नाम की एक मशीन पेटेंट कराई। इस मशीन को आधुनिक कैलकुलेटर का पहला पूर्वज माना जाता है, और 1851 से 1915 के बीच इसे मैन्युफैक्चर भी किया गया। साइज में किसी डेस्कटॉप जैसी इस मशीन को चलाने के लिए आपको मशीन के रिवर्सिंग लीवर की मदद से मनचाही मैथमेटिकल ऑपरेशन चूज करनी होती है। फिर कर्सर की मदद से 0 से 9 अंकों वाली स्केल्स का इस्तेमाल करके अपना नंबर इनपुट करना होता है। फिर क्रैंक को दबाते ही ऊपर की ओर स्थित टोटलाइजर विंडो पर रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए और भी सटीक और शक्तिशाली कैलकुलेटिंग मशीन्स की जरूरत महसूस हुई, जिसे पूरा करने के लिए 1946 में इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या ENIAC लॉन्च किया गया। यह दुनिया का पहला जनरल पर्पस कैलकुलेटर था, जिसे विकसित करने में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को $4,87,000 या आज के हिसाब से कुल $60 लाख का खर्चा उठाना पड़ा। ये मशीन तरह तरह की कैलकुलेशंस को आराम से पूरा कर लेती थी, और ये शुरुआती कैलकुलेटर्स के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा तेज थी। पर तमाम खूबियों के बावजूद इस मशीन की अपनी कुछ खामियां भी थीं।
NE1 को ऑपरेट करने के लिए 17,000 वैक्यूम ट्यूब, 70,000 रजिस्टर और 10,000 कैपेसिटर की जरूरत पड़ती थी, जिसके चलते इसका कुल वजन 30 टन से भी ज्यादा था। इस मशीन को रखने में 30 बाई 50 फीट का एक पूरा कमरा भर जाता था और इसे चलाने में 150 से 200 किलोवाट ऊर्जा खर्च होती थी। फिर सन 1967 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स नाम की कंपनी ने दुनिया का पहला पोर्टेबल कैलकुलेटर लॉन्च किया। कैलटेक नाम का ये कैलकुलेटर 4 इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड या IC की मदद से कैलकुलेशन करता था और रिजल्ट को प्रिंट भी कर देता था। 1980 के दशक आते आते कैलकुलेटर्स ने वो रूप धारण कर लिया था जिससे आज हम सब वाकिफ हैं। किसी भी जेब में समा जाने और बैटरी से चलने वाले छोटे कैलकुलेटर जिसमें LCD स्क्रीन और सिर्फ एक IC होती है। वैसे आजकल कैलकुलेटर्स की जरूरत खत्म होती जा रही है क्योंकि सॉफ्टवेयर की मदद से अच्छे कैलकुलेटर का काम किया जा सकता है और अब लगभग सभी स्मार्टफोन्स में एक इनबिल्ट कैलकुलेटर जरूर होता है। टीवी के कॉन्सेप्ट की बात तो 20वीं सदी की शुरुआत में होने लगी थी, लेकिन उस पर अमल की शुरुआत 1924 में जाकर हुई। स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लोगी बेयर्ड ने तेजी से घूमती हुई एक डिस्क पे मौजूद होल से लाइट पास कराकर सिंपल इमेजेस को स्कैन और प्रदर्शित करने का तरीका खोज निकाला था। 1920 के दशक की शुरुआत हुई बेयर्ड मॉडल B और C जैसे मैकेनिकल टीवी सेट्स की। लकड़ी के किसी डिब्बे जैसे दिखने वाले इन टीवी सेट्स की छोटी सी स्क्रीन के पीछे एक बहुत ही साधारण इमेज स्कैनर लगा होता था। बेयर्ड मॉडल पर आधारित शुरुआती टीवी सेट डिजिटल की बजाय मैकेनिकल टेक्नोलॉजी पर काम करते थे। यह टेक्नोलॉजी वर्टिकल लाइंस को स्कैन करके इमेज प्रोड्यूस करती थी, जिसमें मात्र 30 लाइन प्रति फ्रेम की क्वालिटी ही मिल पाती थी। अंदाजे के लिए आपको बता दें कि किसी 144p क्वालिटी की वीडियो में प्रति फ्रेम 144 लाइनें स्कैन की जाती हैं, यानी शुरुआती स्क्रीन्स की डिस्प्ले क्वालिटी 144p वीडियो के मुकाबले 5 गुना कम होती थी। आप खुद ही इस वीडियो की क्वालिटी देख लीजिए। आगे चलकर 1930 के दशक में मार्कोनी AMI के इलेक्ट्रॉनिक टीवी सेट लॉन्च हुए, जो डिस्प्ले के लिए कैथोड रे ट्यूब या CRT का इस्तेमाल करते थे। मार्कोनी सेट्स की स्क्रीन 405 लाइन प्रति फ्रेम स्कैन करती थी, जो बेयर मॉडल के मुकाबले 13.5 गुना बेहतर थी, और इन स्क्रीन्स की डिस्प्ले क्वालिटी को अब पिक्सल्स में नापा जा सकता था। 1948 में एडमिरल मॉडल 19A12 जैसे टीवी सेट्स बाजार में आए। इस मॉडल की कीमत $165 या आज के हिसाब से $1800 थी और इसकी स्क्रीन 503 बाय 77 पिक्सल वाले 25 फ्रेम प्रति सेकंड डिस्प्ले करती थी। 1960 के दशक में मार्केट में कदम रखा कलर टीवी ने, जिसके बाद इस क्षेत्र में अगला बड़ा डेवलपमेंट था टीवी सेट्स में भारी भरकम कैथोड रे ट्यूब या CRT स्कैन की जगह दुबली पतली LCD स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाना। यह टेक्नोलॉजी इमेज प्रोड्यूस करने के लिए इमेज प्रोडक्शन की जगह लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल करती थी, जो सभी ऑडियो वीडियो सिग्नल्स को रेड, ग्रीन और ब्लू सिग्नल्स में डिवाइड कर देती है। नतीजा ये हुआ कि लोगों के लिविंग रूम में अच्छी खासी जगह घेरने वाला टीवी बेहद स्लिम और दुबला पतला हो गया। पर टीवी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में हमने किस हद तक तरक्की की है, इस बात का अंदाजा लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका है पिक्सल डेंसिटी, जिसे मेगापिक्सल पर फ्रेम या 10 लाख पिक्सल प्रति फ्रेम में नापा जाता है। 503 बाय 377 डिस्प्ले वाली सबसे पहली टीवी में केवल 1,89,631 पिक्सल पर फ्रेम ही हुआ करता था, जो कि किसी 1 मेगापिक्सल डिस्प्ले वाली टेक्नोलॉजी के मुकाबले 5 गुना कम था। अंदाजे के लिए बता दें कि एक आम 1080p HD टीवी में 1920 बाय 1080p वाला डिस्प्ले होता है, जिसमें 20,73,600 पिक्सल्स प्रति फ्रेम या 2.07 मेगापिक्सल की पिक्सल डेंसिटी होती है, जो कि 1930 के दशक के टीवी मॉडल्स के मुकाबले पूरे 11 गुना ज्यादा है। और भी आधुनिक 4K ऑर्गेनिक LED अल्ट्रा HD टीवी रेंज का डिस्प्ले 3840 बाय 2160p या 8.5 मेगापिक्सल प्रति फ्रेम से स्टार्ट होता है, जो शुरुआती सेट्स के मुकाबले 44 गुना ज्यादा है। और आगे चलें तो शानदार डिस्प्ले वाली 8K अल्ट्रा HD टीवी के 7680 बाय 4320 पिक्सल स्क्रीन की पिक्सल डेंसिटी 33.2 मेगापिक्सल पर फ्रेम होती है, जो कि दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक टीवी के मुकाबले 175 गुना ज्यादा बेहतर है। पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि आगे चलकर हमें अपनी टीवी में कौन सी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, लेकिन 2020 में रिलीज होने वाली LG की इस रोल की जा सकने वाली टीवी से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीजें किस दिशा में बढ़ रही हैं। इनमें से किस